हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारा अगला केस नंबर 8। तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये केस कवर करता है हमारे सेक्शन नंबर 230 एंड सेक्शन नंबर 231, जो है कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट्स के सेक्शन। सेक्शन नंबर 230 इज़ रिलेटेड सेक्शन नंबर 231 है रिलेटेड टू पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू दिस कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट। ठीक है, तो मैं केस के बारे में आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ पे कंपनी है हिबिस्कस पावर गेयर लिमिटेड, जो एक अनलिस्टेड कंपनी है और जो कंटिन्यूस लॉसेस कर रही है पिछले 3 सालों से, जिसका अक्यूमुलेटेड लॉसेस है अराउंड 19 करोड़ टिल 31 मार्च 2019। तो वो लोग ने सोचा है कि क्यों ना हम एक कॉरपोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग करें कि कंपनी फिर वापस प्रॉफिट मेकिंग हो जाए। तो उन्होंने कुछ डेटा दिया हुआ है अपने को लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, और उसमें से 78% ऑफ सेक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है उन्होंने अप्रूव किया है ये स्कीम ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग। तो इन्होंने सब पॉइंट्स दिए हुए कि रीस्ट्रक्चरिंग कैसे होगा, को कौन कौन क्या क्या सेक्रीफाइस करने वाला है, किसको क्या रिटर्न में मिलने वाला है, नॉर्मल जो अपना स्कीम होता है वो। ठीक है, तो आगे के पैरा में अपने को दिया हुआ है कि अबव रीस्ट्रक्चरिंग के बाद ये लोग ने एनसीएलटी में फाइलिंग करी हुई है एक एफिडेविट, और जिसमें ये सारे डिटेल्स वो लोग ने सब वैल्यूएशन रिपोर्ट, सीए का रिपोर्ट, एवरीथिंग दे हैव बीन सबमिटेड टू द एनसीएलटी। ओके, अब आगे आते हैं। आफ्टर हियरिंग द एप्लीकेशन, ट्रिब्यूनल ने फिर वो लोग को प्रोसीजर्स बोला है कि कैसे आपको प्रोसीड करना है, फिर आपको कैसे मीटिंग्स लेनी है, मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ कोरम क्या होना चाहिए, फिर तुम वोट कर सकते हो प्रॉक्सी या पोस्टल बैलेट से भी, वो सब दिया हुआ है। ठीक है, उसके आगे के पैरा में दिया हुआ है कि टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी दैट मे फैसिलिटेट ऑल द स्टेक होल्डर्स टू टेक प्रॉपर डिसीजंस, एक्सटेंसिव डिस्क्लोजर्स वेयर मेड बाय एचपीएल अलॉन्ग विद द नोटिस फॉर द मीटिंग। मतलब वो लोग ने मेंबर्स का मीटिंग बुलाया है। उसके बाद वो प्रॉपरली वो लोग ने एक इंग्लिश पेपर और एक रीजनल पेपर में जो तुमको नोटिस देना पड़ता है वो कंप्लायंस भी वो लोग ने करा हुआ है। ये सब होने के बाद उनका एक सप्लायर है यूबीपीएल, जिसने ऑब्जेक्शन रेज़ किया हुआ है कि उनका 0.8 करोड़ का पेमेंट बाकी है एज ऑन 31 मार्च 2019। ठीक है, तो उसके बाद के पैराग्राफ में दिया हुआ है कि द मीटिंग वाज ड्यूली कन्वेंट एंड द मेजॉरिटी रिप्रेजेंटिंग 78% ऑफ द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स अग्रीड टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, इस तरह से वो लोग का कॉम्प्रोमाइज़ का जो अरेंजमेंट है वो हो चुका है। और लास्ट लाइन वो लोग ने दिया है कि एच पी एल फेस मेनी पॉलिटिकल हर्डल्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज सैंक्शन बाय द ट्रिब्यूनल। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है नीचे, इसलिए मैंने ये लाइन पढ़ी। ठीक है, तो बेसिकली ये केस अपना दो ही सेक्शन कवर करता है, 230 और 231। जो 230 है वो बहुत सारे सब सेक्शंस है इसमें, तो उससे रिलेटेड अपने को एमसीक्यूज पूछे गए। देखते हैं आगे क्या पूछा वो लोग ने। तो हम लोग आते हैं 8.1 पे। द केस सिनेरियो स्टेट्स दैट an application for compromise was filed by HPL with the jurisdictional NCLT along with all necessary documents including auditor's report. From the following options, choose the one which the auditor must include in the auditor's report when the application for compromise relates to the scheme of corporate debt restructuring. अब देखो, ये जो पर्टिकुलर केस है ना, इसमें कोई लॉजिक्स इन्वॉल्व नहीं है। अगर आपने सेक्शन पढ़ा नहीं है तो आपको ये कुछ नहीं समझेगा, इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले ये प्रॉपर सेक्शन पढ़िए 230 एंड 231, जिसमें सारा कंप्लायंस दिया हुआ है कि कौन सा चीज़ें वो लोग को कंप्लाई करना पड़ेगा, ऑडिटर को क्या क्या चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, सी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 8.1 सेक्शन नंबर 230 सब सेक्शन 2 मॉड्यूल का 5.6। तो इसमें वो लोग ने दिया है
कि ऑडिटर को रिपोर्ट देते वक्त लिक्विडिटी टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट नंबर सी पे आऊँ, दैट द फंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ HPL आफ्टर द कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग एज अप्रूव्ड शैल कंफर्म टू द लिक्विडिटी टेस्ट बेस्ड अपॉन एस्टिमेट्स प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर बाय द बोर्ड ऑफ HPL। अब मैं यहाँ पे आता हूँ मॉड्यूल में आपको दिखाता हूँ। Report by the auditor that fund requirements of the company after the corporate debt restructuring as approved shall conform to the liquidity test based upon estimates provided to them by the board। अब ये कैसा ना, ये कंप्लायंस ही है, तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, आगे का है 8.2, अकॉर्डिंग टू द केस सिनेरियो विद अ व्यू टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी दैट might facilitate all the stakeholders to take proper decisions. Extensive disclosures were made by HPL along with the notice for the meeting, and the notices were sent to all the creditors and all those who were entitled to receive it. As regards the adoption of the compromise, the notice needs to provide that persons to whom the notice is sent may vote in the meeting either themselves or through proxies or by postal ballot। तो उनका वोटिंग करने के लिए कितना टाइम लिमिट दिया है अंडर सेक्शन 230, वो पूछा है अपने को। तो अगर मैं सेक्शन 230 में जाऊँ तो वो लोग ने अपने को बोला है कि विद इन 1 मंथ वो लोग को ईदर बाय पोस्टल बैलेट ईदर बाय प्रॉक्सीज उनको वोट करना पड़ेगा। तो मेरा इसका आंसर होगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ सच नोटिस। ठीक है, अगर मैं आपको सेक्शन और पेज नंबर दिखाऊं तो वो भी लिखा हुआ है 5.8। वोटिंग टू द अडॉप्शन ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट विद इन 1 मंथ। ओके, देखो ये सारी चीज़ें, ये लिमिटेशंस तो आपको सेक्शन वाइज याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज इसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। आगे का भी एक टाइम लिमिट ही है। 8.3, it is stated that in the case scenario that UBPL supplying some of the components to HPL had raised objections to the proposed scheme of compromise. For raising any objection to the scheme of compromise, the value of UBPL as trade creditor in the books of HPL must be, मतलब मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, ऐसा वो लोग ने पूछा है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, 8.3 का आंसर है उसी पॉइंट में वोटिंग के नीचे वो लोग ने दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट एनी ऑब्जेक्शन टू द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शैल बी मेड ओनली बाय पर्सन्स नॉट होल्डिंग नॉट लेस दैन 10% of the shareholding or having outstanding debt amounting to not less than 5% of the total outstanding debt। मतलब UBPL का जो डेट है वो मिनिमम 5% होना चाहिए ऑफ टोटल डेट टू रेज द ऑब्जेक्शन। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट ही आंसर है वो नॉट लेस देन 5% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग डेट एज पर द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यही अगर मेंबर्स होता तो वो 10% होता। ठीक है, नॉट पर्सन्स नॉट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर होल्डिंग, मतलब शेयर होल्डर्स होते तो 10% होता। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 5% सी। अब मैं आता हूँ आगे के केस पे, आगे के MCQ पे। The notice was also sent to all the relevant regulators seeking their representations, which was to be made within the specified period from the date of receipt of such notice. From the following options, choose the one which specifies the correct time period for making representations। तो अगर रेगुलेटर्स को ये नोटिस भेजा गया है तो उनको विद इन कितने टाइम में रिप्लाई करना पड़ेगा, तो उसका टाइम लिमिट है 30 डेज़। याद रखना, रेगुलेटर्स के लिए टाइम है 30 डेज़। ऊपर हम लोग ने देखा वो 1 मंथ था, ठीक है, और ये 30 डेज़ है। इसमें डिफरेंस है क्योंकि बुक मतलब हमारे मॉड्यूल में वैसा दिया गया है, तो आइडियली 30 डेज़ ही होता है, बट अभी दिया गया है तो अपने को वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेगुलेटर्स अपने को देंगे विद इन
30 डेज में। देखते हैं इसका आंसर 8.4 रिप्रेजेंटेशन नीड्स टू बी मेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस। ठीक है, अब मैं आता हूँ 8.5 पे। According to the case scenario, the tribunal, while providing for the protection of minority creditors, sanctioned by an order the scheme of compromise relating to corporate debt restructuring. After considering the certificate issued by the auditor of HPL, the auditor's certificate at the sanctioning stage shall be to the effect that। ठीक है, मतलब ऑडिटर क्या इसमें ये करेगा। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। HPL has duly followed all the procedure required for the compromise as required under Companies Act 2013 and relevant rules thereunder. All the documents submitted by HPL to the tribunal for the purpose of compromise are true and correct, and the auditors have duly verified them. The accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise by HPL is in conformity with the prescribed accounting standard. तो ऑडिटर को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही, बट स्पेसिफिकली ये चीज़ उसको चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। accounting requirement, if any, proposed in the scheme of compromise by HPL is in conformity with the prescribed accounting standards. अब ये सारी चीज़ें हैं ना, वो सेक्शन पढ़ने के बाद ही पता चलेंगी। मॉडल नंबर 5.9 provided that no compromise or arrangement shall be sanctioned by the tribunal unless a certificate by the company auditor has been filed with the tribunal to the effect that the accounting treatment, if any, proposed in the scheme of compromise or arrangement is in conformity with the accounting standards prescribed under section 133। मतलब वो इंड एस वगैरह उसको फॉलो किए है कि नहीं उसका सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ हमारे लास्ट MCQ पे। The given case scenario states that in due course of time, HPL faced many practical hurdles in the implementation of the scheme of compromise sanctioned by the tribunal. Which of the following options is applicable if the tribunal is satisfied that sanctioned compromise cannot be implemented satisfactorily with or without modifications and the company is unable to pay its debts as per the scheme? तो ये चीज़ आता है अंडर सेक्शन 231, जिसमें ट्रिब्यूनल को पावर दिया गया हुआ है कि अगर उसमें कोई प्रॉब्लम्स आते हैं और ट्रिब्यूनल को लगता है कि ये प्रॉपरली नहीं कंप्लाई हो पाएगा तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे सकता है वाइंडिंग अप का। ठीक है, तो इसमें मेरा आंसर होगा द ट्रिब्यूनल में मेक एन ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप ऑफ HPL। ठीक है, अब मैं आपको मॉड्यूल में भी ये चीज़ बता देता हूँ। Section 231, winding up order by the tribunal. If the tribunal is satisfied that the compromise or arrangement sanctioned under Section 230 cannot be implemented satisfactorily with or without modifications and the company is unable to pay its debts as per the scheme, it may make an order for winding up the company and such order shall be deemed to be an order made under Section 273। तो मतलब ट्रिब्यूनल उसको वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे सकता है अगर वो प्रॉपरली कंप्लाई नहीं हो पाया या फिर डेट अगर वो लोग ने प्रॉपरली नहीं पे कर पाए तो। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझा होगा। अगर आपको और कुछ एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता देना और ये वीडियो लाइक कर देना प्लीज़। थैंक यू गाइस।